आजकल चुनावों में इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है, पर इसका असली मतलब क्या है? जमीन पर एक चुनाव को कैसे डिजाइन किया जाता है? यही समझने के लिए चलिए असम के धमाजी कंस्टिट्यूएंसी चलते हैं। ये हमारी आज की केस स्टडी है। तो ये है धमाजी, असम का एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये एक ऐसी जमीन है जिसकी पहचान यहाँ के आदिवासी समुदायों से जुड़ी है और यहाँ की सियासत यहाँ की नदियों के दर्द और लोगों के संघर्षों से ही तय होती है। अब देखिए, कोई भी चुनावी रणनीति हवा में तो बनती नहीं है। उसे समझने के लिए पहले उस जगह की जमीनी हकीकत को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि धमाजी के लोग कौन हैं और उनकी असल मुश्किलें क्या हैं। धमाजी का जो दिल है ना, वो इसकी डेमोग्राफी में ही बसता है। ये एक एसटी रिजर्व्ड सीट है और यहाँ की करीब करीब 47% आबादी आदिवासी है। मिसिंग, द्योरी, सोनोवाल, कछारी ये सिर्फ समुदायों के नाम नहीं हैं, बल्कि यही यहाँ की राजनीति की धुरी हैं। मतलब यहाँ पर आदिवासी पहचान ही सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर है। तो इन समुदायों की रोज की जिंदगी में चलता क्या है, इसका अंदाजा आपको इनकी शिकायतों से लग जाएगा। हर साल आने वाली बाढ़ का कहर, नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी और उनका पलायन, कच्ची सड़कें और बिजली जो आती जाती रहती है। ये सिर्फ दिक्कतें नहीं हैं, असल में यही वो मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। तो जमीनी हकीकत तो हमने समझ ली, लेकिन चुनावी जंग का जो असली हिसाब किताब है वो तो नंबरों में छिपा होता है। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो असली कहानी बयां करते हैं। तो सबसे पहले कुल वोटर्स कितने हैं? 2021 में धमाजी में लगभग 2,48,000 लोग वोट डाल सकते थे। आप कह सकते हैं कि यही वो कैनवस है जिस पर चुनाव की पूरी तस्वीर बननी थी। और इन वोटर्स में से पता है कितने लोगों ने वोट डाला? लगभग 78%। ये एक बहुत ही ऊंचा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि धमाजी के लोग अपनी सियासत को लेकर कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं। यहाँ एक एक वोट की कीमत है। और अब आता है वो नंबर जो पूरी कहानी का रुख तय करता है, 30,792 वोट। ये 2021 में बीजेपी की जीत का फासला था। यानी किसी भी चैलेंजर के लिए जीत का मतलब था इस नंबर को पार करना। यही वो पहाड़ था जिस पर चढ़ाई करनी थी। तो सवाल ये है कि ये 30,000 से ज्यादा वोटों का फर्क आया कहाँ से? जरा इस चार्ट को देखिए। बीजेपी के आर पेगू को मिले 45% से भी ज्यादा वोट और वहीं कांग्रेस के एस सोनोवाल को सिर्फ 23%। साफ है, मुकाबला एक तरफा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या धमाजी में हमेशा से यही हाल था? बिल्कुल नहीं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 2011 तक कांग्रेस यहाँ 42% वोट शेयर के साथ काफी मजबूत थी, लेकिन फिर आया 2016 और पूरा खेल पलट गया। बीजेपी पहली बार 40% के पार निकल गई और कांग्रेस 30 से भी नीचे आ गई। और 2021 आते आते बीजेपी और मजबूत होती गई, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिरता रहा। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आया क्यों? तो चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। अब हम नंबरों से आगे बढ़कर दोनों बड़ी पार्टियों की असली ताकत और कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है कांग्रेस, जिसका जमीनी कैडर और संगठन दोनों ही कमजोर हैं। आईटी सेल तो समझिए ना के बराबर है। और दूसरी तरफ है सत्ता में बैठी बीजेपी, जिसके पास सरकारी योजनाओं और फंड्स पर पूरा कंट्रोल है। बूथ लेवल तक कमेटियों का एक जबरदस्त नेटवर्क है और एक ताकतवर मीडिया मशीन भी है। तो ये लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग लेवल की संगठनात्मक ताकतों की है। देखिए, एक कामयाब कैंपेन चलाने के लिए जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं वो अक्सर एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। अब नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इसे आप ऐसे समझिए कि जीत के 4 पिलर होते हैं। पहला, वोटों का पूरा गणित। दूसरा, जमीन पर आपका संगठन कितना मजबूत है। तीसरा, आपकी कहानी यानी आपका नैरेटिव क्या है। और चौथा, इन सबको करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो इस पूरे एनालिसिस और चतुर्मुख सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक चैलेंजर के लिए 90 दिन का एक्शन प्लान कैसा हो सकता है। चलिए अब स्ट्रैटेजी से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ है। आज के दौर में चुनाव सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग प्रोसेस बन चुका है। एक एक वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए एक पूरा डिजाइन तैयार करना पड़ता है। तो ये डिजाइन दिखता कैसा है? इन 5 कदमों को देखिए। ये कोई अलग अलग प्लान नहीं है, बल्कि हर स्टेप
पिछले स्टेप पर बना है। शुरुआत होती है चुनाव से 90 दिन पहले बूथ लेवल पर संगठन को फिर से खड़ा करने से। फिर 75 दिन पहले लोगों के बीच जाकर उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं। 60 दिन पहले इन्हीं शिकायतों को मुद्दा बनाकर छोटे छोटे कैंपेन चलाए जाते हैं और फिर आखिरी के 30 दिनों में पूरी ताकत झोंक दी जाती है। अब सवाल है कि इन स्टेप्स को जमीन पर उतारा कैसे जाता है। कुछ इस तरह आदिवासी इलाकों तक पहुंचने के लिए संकल्प सभा जैसे कैंप लगाए जाते हैं। छोटे छोटे मोहल्लों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कैंडिडेट की रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली जाती हैं। पार्टी की महिला विंग को एक्टिव किया जाता है और आखिर में हर एक वोटर तक कम से कम 9 बार फोन पर और 3 बार दरवाजे पर जाकर पहुंचने का टारगेट रखा जाता है। यही है मॉडर्न इलेक्शन का माइक्रो मैनेजमेंट। डेटा, स्ट्रैटेजी, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस पूरी इंजीनियरिंग के सेंटर में कौन है? लोग। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को वापस उन लोगों से जोड़ते हैं जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा है। याद है हमने शुरू में उन शिकायतों की बात की थी, बाढ़, बेरोजगारी, टूटी फूटी सड़कें। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, ये शिकायतें असल में हमें क्या बताती हैं? ये सिर्फ परेशानियां नहीं हैं, ये वादे और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाती हैं। ये एक ऐसे शासन के लिए आवाज है जो हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन देने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझे और पूरा करे। क्योंकि सम्मान सिर्फ एक शब्द नहीं होता, सम्मान का मतलब है एक अच्छी सड़क, एक नौकरी का भरोसा और सुरक्षा का एहसास। और हाँ, जब हम व्हाट्सएप ग्रुप्स और वोटर लिस्ट्स की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक डेटा पॉइंट के पीछे एक इंसान है, उसकी अपनी कहानी है। आज की डेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स में हर कदम लोगों की सहमति और पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। लोगों की प्राइवेसी, उनकी निजता का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। तो धमाजी का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारतीय चुनावों का भविष्य यही है? एक ऐसी पॉलिटिक्स जो हाइपर लोकल हो, जो पूरी तरह से डेटा पर चले और जो हर एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश करे। इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान, ये एक सोचने वाली बात है।